So before you start the video, let me tell you that this is the place to be if you are a humanities or arts student. क्योंकि हमारे पास है हिस्ट्री, पोस्ट साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स, जिनको क्रिएट किया है खुद JNU, BHU, जामिया और DU जैसे इंस्टीट्यूशंस के पढ़े हुए एलुमनाइज ने. And if you want to get the notes of psychology or any other subject, then please download our app, go to the free material section. There you will find all the important notes and the PDFs. इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट लिंक्स को and even the download link of our app, everything is mentioned in the description box. Do check it out after finishing this one shot. So now without any further delay, let's get started with the lecture. Hi everyone, my name is Priyanshi and welcome back to Great Learner Humanities. Today we will study chapter 5 of class 11 psychology, which is learning. Now this is a very important chapter. इसमें से काफी questions भी आते हैं and it's also very important for you to understand this chapter because you will be asked to repeat the concepts, the fundamentals that you will learn in this chapter throughout your educational journey with regards to psychology. मतलब 12th में भी आएगा, graduation में psychology पढ़ोगे तब भी आएगा. So learning is a very important component of psychology itself. So understanding the concept of learning. अब learning is very different from memorizing or other things that we usually use synonymously in place of learning. हम यहाँ पे learning किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं और हम learning को क्या operational definition दे रहे हैं उसका concept समझने के लिए let's dive into this topic. So, learning refers to relatively any permanent change in behavior or in the potential for behavior brought about by experience. For example, जब हम किसी के घर में पहली बार जाते हैं तो वो अगर हम उनसे पूछते हैं तो वॉशरूम से दे टेल अस ओके लेफ्ट जाके राइट व्हाटएवर एंड अब वो बाथरूम में कई बार लाइट्स ऑन नहीं होती हैं सो वी प्रेस एवरी स्विच टू सी कौन सी लाइट है ना. अगेन अगर हम उसी स्टे में दोबारा उस वॉशरूम में जाएंगे विल डोंट हैव टू नो कि कौन सी लाइट है, विल जस्ट इमीडिएटली प्रेस द बटन जो हमें पहली बार में पता चल गया था विच इज द प्रेस the actually working switch to turn on the lights in the washroom. सिमिलरली जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन से गेयर पे क्या होता है, कैसे कैसे चेंज करना होता है एंड एवरीथिंग, इंडिकेटर्स कहाँ से ऑन होते हैं, वाइपर्स कहाँ से अप होते हैं, ऑल दीज थिंग्स. बट आफ्टर वी हैव एक्सपीरियंस देम क्योंकि वो यहाँ से ऑन होते हैं वो एक परमानेंट चेंज ले आता है हमारे बिहेवियर में और आगे के बिहेवियर में भी एक परमानेंट चेंज आ जाता है कि अब हम वो चीज वैसे ही करेंगे बिकॉज नाउ वी हैव लर्नड इट कॉन्शियसली. So this is basically everything about learning. So now there are multiple features of learning. They are important to understand because learning के बारे में हम कैसे समझें कि learning का क्या particularly distinction है, उसके क्या क्या characteristics हैं, इसलिए we'll study about the features of learning. So सबसे पहली बात होगी experimental dynamics. यानी कि जब भी हम कोई चीज लर्न करते हैं तो हमें वो समझ में आता है जब उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बाथरूम वाला एग्जांपल लूं, अगर आप बाथरूम में जाते ही नहीं तो क्या आपको बैठे बैठे पता चल जाता कौन सा स्विच है जो ऑन करने से लाइट जल जाती है, राइट? सो यू हैड टू डू एन एक्सपीरियंस, एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ा आपको सब ऑन कर करके इन ऑर्डर टू लर्न इट, क्योंकि उसके बाद फिर आपको हैबिट्स पड़ जाती है. आपको ऐसे नहीं होगा कि ओके फाइन नाउ अगेन जब वॉशरूम जाके सारे स्विच ऑन नहीं करोगे आपको पता चल जाएगा विच वन यू हैव टू प्रेस. एंड जब आप बार बार उसको रिपीटेडली प्रेस करोगे इट बिकम्स अ कॉग्निटिव लर्निंग प्रोसेस. So events can trigger specific responses that also result in significant learning, teaching important things such as caution, awareness, solution and all-round survival. लाइक फॉर एग्जाम्पल जब हम छोटे होते थे तो हमारे को गैस से दूर रहने के लिए कहा जाता था, बट एट द सेम टाइम हम लोग लाइटर से भी दूर रहते थे, राइट? नाउ दिस इज बिकॉज हमारे को एक कॉशन अवेयरनेस मिल गया बिकॉज ऑल्दो गैस तो गैस है ही बट उसके साथ एसोसिएटेड एक चीज है जिसको हम लाइटर कहते हैं. तो हम हर उस चीज से दूर रहते हैं, हर उस चीज का समाधान निकालते हैं जो अल्टीमेटली हमारा एक ऑलराउंड सर्वाइवल जो है इंश्योर करे, राइट? हम गर्म आयरन को कभी हाथ नहीं लगाते, हम बिजली के सॉकेट में गीले हाथ नहीं डालते. दिस इज ऑल बिकॉज हमें अपना सर्वाइवल जो है वो मेंटेन करके रखना है एंड ये बहुत जरूरी होता है कि हम ये सारी चीजें समझें सो दैट हमारे को किसी तरह का थ्रेट या हार्म या डेंजर जो है पर्टिकुलरली ना हो. लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियरल चेंजेस, ऑब्वियसली हमने एक बार कोई चीज सीख ली और अगर हम उसे करते रहते हैं तो हमें दोबारा उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती या फिर हम दोबारा वो गलतियां नहीं करते. So behavior changes that result from learning are long lasting and immune to temporary alterations.
However, fatigue may lead to a temporary halt on effectiveness of learning, writing, and driving. Like for example, अगर आप थके हुए हो, sometimes इसलिए कहा जाता है when you are tired or when you are, not feeling quite well, you shouldn't drive because नींद आती है तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए क्योंकि आपकी जो बेसिकली अलर्टनेस है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, दैट बिकम्स ऑल्टर्ड, वो जो है काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. सिमिलरली जब आप थके होते हैं आप ज्यादा ध्यान से पढ़ भी नहीं पाते क्या लिखा है. यू जस्ट reading the things that are written and blankly, but you're not able to understand one thing. Habituation happens when you are exposed to something for a long time and it makes your reflexes dull until they disappear. Changes in behavior from sedatives, drugs, or alcohol are just temporary and tied to how those substances affect your body. So habituation होता है जब आपने बहुत टाइम के लिए कोई चीज करी है और उसके बाद आपके रिफ्लेक्सेस बिल्कुल खत्म ही हो जाते हैं. आपको जरूरत नहीं पड़ती रिफ्लेक्स एक्शन की बिकॉज नाउ इट्स हैपनिंग ऑन इट्स ओन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम बैठे होते हैं और हमारे को पता भी नहीं चलता कि हमने कब खड़े होके फ्रिज तक पहुंच गए. सो दिस इज अ हैबिचुएशन काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? बिकॉज हमें नहीं पता हम फ्रिज तक क्यों आ गए, बट वी आर देयर राइट इन फ्रंट ऑफ द फ्रिज, दरवाजा खोल के खड़े हुए हैं, राइट? बट अनदर थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट जो ड्रग्स है, सेडेटिव्स है, अल्कोहल है, इनके जो इफेक्ट्स है ऑन द कॉन्शियस, ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, दे आर टेम्पररी, दे आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग. थिंग्स लाइक एनेस्थीसिया जो कई बार मेडिकल उसमें यूज होते हैं. Obviously, alcohol, sedatives, वगैरह, they are sometimes used for recreational purposes, but they just temporarily affect your body, but not in the long run. Classical conditioning. Now, this is a very, very important topic of this chapter. इस चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्लासिकल और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है. ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि पॉसिबिलिटीज इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. So let's dive into this topic. So classical conditioning is a type of learning in which an organism learns to associate stimulus. मतलब एक stimulus A को एसोसिएट कर लेता है स्टिमुलस बी के साथ, तो जो रिस्पॉन्स वो इसको दिखाने वाला था अब वही सेम रिस्पॉन्स उसको भी दिखाएगा. तो यानी रिस्पॉन्स दोनों के लिए सेम हो जाता है. So classical conditioning is the simplest form of learning. This can come in your MCQ slash fill in the blanks. तो इसको अच्छे से याद रखना कि this is the simplest form of learning. Now, this was first explained by Sir Ivan Pavlov in his famous dog and bell experiment. This experiment you should know because it's a very classical and iconic experiment in the psychology of behaviorism. So you should know this. Okay, so what happens is एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है खाना. ठीक है, कि एक डॉगी है, उसको भूख लगती है और उसको आइवन सर खाना देता है. जब भी उसको खाना देता है तो डॉगी का रिस्पॉन्स होता है उसका माउथ वाटर करने लगता है. दिस इज समथिंग जो इनवॉलेंटरी है. नाउ if I tell you the reason everyone's mouth waters before they eat something is because your mouth, your brain, your body is generating a physiological response to chew the food. You need saliva, right? तो वो आपको एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे रहा है. दिस इज इनवॉलेंटरी, दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल कि आपकी बॉडी दे रही है, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल. तो जब भी डॉग को खाना दिखता है उसका जो माउथ है वाटर होने लगता है. अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, बिल्कुल नॉर्मल चीज है ये. सेकेंडली क्या होता है कि फिर वो सोचते हैं घंटी बजा के देखते हैं. अभी आपको समझाने के लिए उन्होंने घंटी बजाई एंड दिस इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस जिसमें कोई तरह का कंडीशनिंग अभी नहीं हुआ है और इसको लाइकवाइज डॉग किस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता है. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अब उसको कंडीशन करने के लिए आइवन पावलोव जो है उसको घंटी के साथ खाना देने लगता है. अब घंटी से इस वक्त कोई मतलब नहीं है बट खाना भी तो मिल रहा है, तो डॉग क्या करने लगता है, उसका माउथ जो है वाटर करने लगता है. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, जो ये बहुत ऑफन उसको ऐसे घंटी के साथ खाना मिलता रहता है, तो जब वो घंटी बजाता है तो उस डॉगी को लगता है कि अब जो है उसे खाना मिलेगा और इसी वजह से उसका माउथ जो है वाटर होने लगता है. तो बेसिकली डॉग ने जो फूड है उसको एसोसिएट कर लिया एक रिंगिंग बेल के साथ. तो जो रिस्पॉन्स, यानी जो रिस्पॉन्स ऑफ माउथ वाटरिंग वो फूड को दिखा रहा था, एक पॉइंट के बाद वो रिंगिंग बेल को भी दिखाने लगता है कि खाना मतलब हो गया एक रिंगिंग बेल और रिंगिंग बेल मतलब खाना, और जो रिस्पॉन्स वो फूड को दिखा रहा था वो रिंगिंग बेल को भी दिखाता है. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. नाउ वी विल लर्न अबाउट सर्टेन फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. वो क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं.
तो सबसे पहले बात करेंगे अनकंडीशनड स्टिमुलस की। एक नॉर्मल स्टिमुलस जिसके साथ उसका कोई मतलब नहीं होता, बट उसमें एक पोटेंशियल होती है कि उसको किसी तरीके से हम नेचुरल रिस्पॉन्स जो है दे सकें। जैसे कि अभी डॉग वाले एक्सपेरिमेंट में अनकंडीशन स्टिमुलस था फूड। नॉर्मल है यार, फूड तो मिलता ही है सबको। अब फूड को आप किस तरीके से ना किसी तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे। खाने को देख के यू गेट हैप्पी, योर यू स्टार्ट टू वॉश योर हैंड, यू सिट डाउन ऑन द टेबल, दिस इज ऑल दैट यू रिस्पॉन्ड हाउ टू अ फूड। नेक्स्ट इट इज फॉलोड बाय कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर न्यूट्रल स्टिमुलस भी कहा जाता है इसको। एक रिंगिंग बेल, सिर्फ जिसके साथ फूड नहीं दिया है, रिंगिंग बेल विदाउट फूड, ये एक नॉर्मल स्टिमुलस है। पता है इसको किसी तरह का नेचुरल रिस्पॉन्स जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स को दिखाने के लिए है, बट अभी इस वक्त इसके साथ कोई मतलब नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट जो चीज होती है वो होती है आपकी अनकंडीशन रिस्पॉन्स। अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो होता है वो हमेशा शो किया जाता है अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ। सो बेसिकली इट्स लाइक दिस। ठीक है। सो जब फूड मिलता है, माउथ वाटरिंग होती है। एंड जब फूड मिलने के बाद वो रिंग करते हैं बेल, सिर्फ खाली रिंग करते हैं, तो नो रिस्पॉन्स होता है। सो दिस इज फॉर दिस। उसके बाद आता है आपका कंडीशन रिस्पॉन्स, जो बेसिकली हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पूरी क्लासिकल कंडीशनिंग चेन का। सो इसमें होता है कि बेसिकली जब रिंगिंग ऑफ बेल इज एसोसिएटेड विद फूड, तो माउथ वाटरिंग जो है ऑब्जर्व की जाती है। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जो बेल सिर्फ रिंग करते हैं, उसके बाद भी माउथ वाटरिंग होने लगे, इसको कहते हैं हम कंडीशन रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स हमें कंडीशन करना होता है, और ये आता है इसके साथ। सो अब हम बात करेंगे स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट की, एंड ये बहुत ही हिस्टोरिक और बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट माना जाता है इन द साइकोलॉजी ऑफ बिहेवियरिज्म एंड इन साइकोलॉजी इटसेल्फ। तो उसमें होता ये है, एज यू कैन सी देयर इज अ रैट एंड देयर इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स लीवर। तो क्या होता है, रैट को भूख लगी होती है और ये रैट बहुत टाइम से ना स्टार्व्ड रैट होता है, तो उसको अलग अलग इसे बॉक्स में डाल देते हैं और ये अपना दिमाग लगा के अलग अलग चीज़ों को टच करता रहता है। ठीक है। तो रैट क्या करता है, पहले कुछ टच करता है, पहले कुछ टच करता है, फिर उसमें लाउड स्पीकर में गंदी सी आवाज़ आती है और एक रेड लाइट जलती है। फिर क्या होता है, जब ये रिस्पॉन्स लीवर को रैट टच करता है तो फूड डिस्पेंसर में से खाना निकल के, फूड पैलेट्स जो है निकल के आ जाती हैं और एक ग्रीन लाइट जलती है और एक बहुत ही प्लेजेंट आवाज़ आती है। तो रैट क्या करता है, रिस्पॉन्स लीवर को एसोसिएट करता है खाने से, और उसका खाना आएगा नहीं आएगा इसको एसोसिएट करता है वो लाइट से और लाउड स्पीकर में से निकली आवाज़ से, कि क्या उसने जो लीवर प्रेस किया है इस बार खाना देगा कि नहीं। सो ये जो है बिहेवियरिज्म होता है। तो पहले जब पहली बार में रैट को निकल के खाना आ जाता है, तो फिर वो हर बार जब उसे भूख लगती है तो वो रिस्पॉन्स लीवर प्रेस करता है, वो और चीज़ें प्रेस नहीं कर कर सिर्फ रिस्पॉन्स लीवर प्रेस करता है। अब हम बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग की। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच बिहेवियर इज लर्न, मेंटेन और चेंज थ्रू इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो जैसे मैथ्स में से कहते हैं हिट एंड ट्रायल, तो हम देखते हैं कि भाई हमने कुछ लगा के देखा, ठीक लग रहा है कि नहीं, आंसर सही आ रहा है कि नहीं, मान लेते हैं उसका कोई कॉन्सिक्वेंस है, आफ्टर मैथ अच्छा नहीं हुआ तो फिर हमने दोबारा से उसको चेंज कर दिया। लाइक फॉर एग्जांपल ओवर स्पीडिंग का कॉन्सिक्वेंस हम देखते हैं कि वो कई बार एक्सीडेंट्स होता है, कई बार नियर मिसेस होता है, तो हमें समझ में आता है कि ओवर स्पीड जो है नहीं करनी चाहिए। इसमें अब री का भी एक रोल आ जाता है। तो री इज डिफाइंड बाय एनी स्टिमुलस और इवेंट विच इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अग्रेंस ऑफ अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स। बट अगर हम मुझसे पूछो भाई व्हाट इज री, तो री हो गया, आपने कुछ भी किया, आपको उस चीज़ को करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए, वो मोटिवेशन जो बन गया एक मटेरियलिस्टिक तरीके से, वो हो गया आपका री। जैसे आपने कोई आंसर दिया और आपने वो आंसर ठीक दिया तो मैंने आपको एक टॉफ़ी दे दी, तो वो टॉफ़ी जो है वो एक री है, एक मोटिवेशन बन के आएगी कि आप अगली बार भी जो है अपना हैंड रेज करके आंसर दो। आपने सही आंसर दिया तो आपको फिर से टॉफ़ी मिलेगी, आपने नहीं दिया तो आपको सही टॉफ़ी मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो रीइंफोर्सर इज डिफाइंड, अब टॉफ़ी देना अपने आप में एक स्टिमुलस हो गया, मैंने आपको टॉफ़ी दी, तो ये एक स्टिमुलस है या फिर एक इवेंट है जो डिसाइड करेगा कि मैं अब आपका जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है उसे बढ़ाऊँ कि ना बढ़ाऊँ, या उसे ख़त्म कर दूँ, या उसे सिर्फ मेंटेन रखूँ।
So the types of reinforcers are positive, negative, frequency, quality and scheduling और reinforcers are determinants of operant conditioning. अब वो किस टाइप का reinforcer है, मान लो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मान लो तुमने एक सही आंसर नहीं दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, ट्राई अगेन, ये एक ठीक तरीका है. तुम ट्राई अगेन कहूंगी तो फिर तुम दोबारा ट्राई करोगे, बट अगर मैं कहूँगी क्या गलत जवाब दे रहे हो तुम, स्टूपिड, सिट डाउन, तो फिर तुम शायद अगर अगली बार सही जवाब पता भी होगा तब भी तुम अपना हाथ नहीं उठाओगे. ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ उठाने का एक एक्शन को ही जो है वहाँ से ख़त्म कर दिया, तो वो एक नेगेटिव रीइंफोर्स हो गया. फ्रीक्वेंसी, उसकी क्वालिटी, तुम्हारे लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना, और कब दिया है रीइंफोर्स, पर्टिकुलर रीइंफोर्सर, वो सब डिटरमाइन करता है ऑपरेंट कंडीशनिंग की स्ट्रेंथ को, उसकी पोटेंसिटी को. सो हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट की. जैसे मैंने अभी बताया पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, बट वी विल स्टडी अबाउट देम इन डेप्थ. सो positive reinforcements involve stimuli that have pleasant consequences. They strengthen and maintain the responses that have caused them to occur. तो अब जैसे मैंने पहले टॉफ़ी दी थी सही आंसर देने पे, तो वो एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो गया. अब क्या होगा कि तुम आगे भी जवाब दोगे, और अगर मैं कहूँगी अरे वाह वेरी गुड, तुम्हें और जवाब देने चाहिए, ऐसे में अगर कुछ और भी बोलूँ, बहुत अच्छा सा रेनफोर्सर डाल दूँ, तो शायद तुम पहले से भी ज़्यादा जवाब देने शुरू कर दो, है ना. तो ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो गया. पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा काम है, पॉजिटिव का यहाँ पे मतलब है स्टैटिस्टिकली उसकी पर्टिकुलर अकरेंस जो है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो गई है या वो मेंटेन है. ऑन दी अदर हैंड नेगेटिव रेनफोर्सर का मतलब हो गया जहाँ मैं तुम्हें एक अनप्लेजेंट या फिर एक पेनफुल स्टिमुलाई से एसोसिएट करा दूँ कोई एक्शन. जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में कहा क्या गलत जवाब दिया है, मेरे बैठो दोबारा जवाब मत देना, तो फिर तुम जवाब चेक मेरी क्लास में छोड़ो, तुम किसी क्लास में नहीं दोगे. तो ये रिस्पॉन्सेज जो हैं दे लीड द ऑर्गेजम टू गेट रिड ऑफ पेनफुल तो जो तुम्हारे साथ मैंने करा, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ वो दोबारा से फिर तुम्हें फिर से कोई ऐसे ना बोले कि क्या गलत जवाब दिया है, तुम नहीं चाहते. तो अब तुम क्या करोगे, मैं नहीं चाहता कि मेरे को कोई इस तरह बोले, बट मैंने जब ऐसा करा था तभी मुझे किसी ने ऐसा बोला था, तो अब मैं इस बारे में बात ही नहीं करूँगा. So negative reinforcements can lead to learning of avoidance and escape responses. So frequency of reinforcement and related characteristics. Frequency of trial on which an organism has been reinforced or rewarded. कि मान लो रैट ने हर बार उसको प्रेस किया, बट उसको जब ही फूड पैलेट्स मिल रहे हैं कि नहीं. कई बार क्या होगा कि वो प्रेस तो कर रहा है, लाइट भी बज रही है, आवाज़ भी निकल रही है, बट खाना नहीं आ रहा. ठीक है, अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट की मतलब कितना पर्टिकुलर तुम्हें मैंने रिवॉर्ड दिया है, कितना मैंने तुम्हें पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फ्लुएंस दिया है. वो मान लो मैंने तुम्हें पहले मैंने तुम्हें 5 फूड पैलेट्स दिए, 5 कैंडीज दी, बाद में मैंने तुम्हें सिर्फ 1 दी, तो तुम्हारा आगे वो एक्शन कंटिन्यू करने का जो पर्टिकुलर मोटिवेशन है वो भी इस चीज़ पे आके डिसाइड करता है. और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी ऑफ द रीइंफोर्समेंट या फिर टू द काइंड ऑफ रीइंफोर्सर. अब ब्रेड ऑफ इंफीरियर क्वालिटी एज कम्पेयर्ड विद द पीसेज ऑफ केक हैव डिफरेंट रीइंफोर्सर्स वैल्यू. अब ब्रेड तो ब्रेड है, खाना तो खाना है, बट अब ब्रेड को अगर तुम जो कि ख़राब क्वालिटी की ब्रेड है उसको तुम केक के साथ कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें केक चाहिए होगा, तुम्हें ब्रेड नहीं चाहिए. तो तुम्हें ये चीज़ भी डिपेंड करती है, तुम एफर्ट कर रहे हो, तुम मोटिवेटेड हो, बट अगर मैं तुम्हारे को उस हिसाब से रीइंफोर्समेंट नहीं दूंगी तो तुम वो एक्शन जो है किसी पॉइंट के बाद डिसकंटिन्यू कर दोगे और वो मेंटेन नहीं रहेगा. या फिर मैं उससे ज़्यादा दूंगी या उसी के हिसाब से दूंगी तब वो मेंटेन या फिर फ्लक्चुएट करेगा, यानी ऊपर जाएगा. So next is schedule of reinforcement. This refers to the arrangement of delivery of reinforcement during trials. When a desired response is reinforced every time, we call it continuous reinforcement. तो जब भी रैट लीवर प्रेस करता है उसे खाना मिलता है, जब भी करता है खाना मिलता है, जब भी करता है खाना मिलता है, जब भी फ़ोन मिलाते हैं फ़ोन लग जाता है. चलो वो बात अलग है दूसरा आदमी उठाता है कि नहीं, बट हम जब भी करते हैं वो हो जाता है. लाइट का स्विच ऑन करते हैं, लाइट ऑन हो जाती है. तो ये क्या हो गया, हम जब भी पर्टिकुलरली कोई एक्शन कर रहे हैं हमें डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स जो है वो मिल रहा है, तो हमारे आगे के पर्टिकुलर एक्शंस को रीइंफोर्स कर रहा है, और इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट. When according to schedule, responses are sometimes reinforced or maybe sometimes not. It is known as partial reinforcement and has been found to produce greater resistance to extinction. अभी क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनना. कभी कभी तुमने अपना टीवी ऑन किया, तुम्हारा टीवी ऑन हुआ, कभी कभी नहीं हुआ, तुम्हारा वाईफाई चला, कभी नहीं चला. अब तुम उसको ना तो पूरी तरह चलाना बंद कर दोगे
कि भाई ये तो चलता ही नहीं, क्योंकि कभी कभी चल भी रहा है, और ना तुम उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिखाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि भाई ये कभी कभी नहीं भी चलता है. सो ये जो पर्टिकुलर ऐसे एक्शंस जिनका इन्फोर्समेंट या री जो है बहुत ही पार्शली होता है, कभी कभी होता है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, वो एक्सटिंक्ट नहीं होते बिहेवियर्स. समझ रहे हो? सो उनको एक्सटेंशन के लिए हमारे को उन्हें पूरी तरह से हटाना पड़ता है, उनकी मेंटेनेंस को हमें पूरी तरह से लाना पड़ता है. बट अगर वो कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे, जैसे हमारी मॉडर्न डेटिंग रिलेशनशिप की टर्मिनोलॉजीज में ब्रेड क्रम्बिंग कहते हैं, कभी अच्छे से ट्रीट करना कभी नहीं करना, तो हम उस चीज़ को पर्टिकुलरली एक्सटेंक्ट नहीं कर पाते हैं. दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस. Okay, so now we will learn about delayed reinforcement, which is also on many social media platform is known as delayed gratification. मतलब इसमें रीइंफोर्समेंट जो है पर्टिकुलरली इमीडिएटली नहीं मिलता, बट कुछ टाइम बाद मिलता है. सो इट इज फाउंड दैट डिले इन द डिलीवरी ऑफ रीइंफोर्समेंट कैन लीड टू पुअर लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस. बट इट्स ऑल्सो दैट कि आपका रीइंफोर्समेंट का अमाउंट क्या है, राइट उसकी इंटेंसिटी क्या है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करो जॉब प्रमोशंस की, तो एक दिन में तो आपको जॉब प्रमोशन मिलेगा नहीं, बट वो डिलेड रीइंफोर्समेंट है, यू विल गेट इट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट देन उसका अमाउंट और इंटेंसिटी जो है इट्स बिग इनफ. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पूरा लेवल ऑफ परफॉर्मेंस करे, बट हाँ अगर आपकी परफॉर्मेंस ही 3-4 साल में रिव्यू हो रही है या फिर कंसिस्टेंटली आपके फीडबैक नहीं मिल रहा आपका परफॉर्मेंस पे, दैट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस जिसमें यू आर lacking of या फिर not performing well enough. So next we'll talk about various other types of learning. So we'll start with observational learning as the name suggests. So back in the day it was called imitation, मतलब नकल उतारना. The idea of observational learning was looked into by Albert Bandura and his mates. Observation learning is also referred to as social learning or modeling. They ran into a famous experiment known as Bobo doll. So basically Bobo doll experiment में होता क्या है, बच्चों को बहुत ही ना aggressive cartoons दिखाए जाते हैं. जैसे आजकल if you watch movies ना, they are quite aggressive, मतलब the themes are not very sophisticated. सो कार्टून्स दिखाए जाते हैं बहुत ही अग्रेसिव टाइप के, पोई टाइप के कार्टून्स. एंड उसके बाद बच्चों को एक डॉल रखी जाती है उनके सामने, एंड दे आर आस्क्ड टू डू समथिंग विद द डॉल. सो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द डॉल, व्हाट दे डू इज दे बीट अप द डॉल. दिस इज बिकॉज दे वर लर्निंग aggressive imitations and actions while they were watching an aggressive cartoon जिसमें violence दिखाया जाता है. So observers pick up on the model's behavior, but how they act is shaped by whether the model gets rewarded or punished. Now if अगर उस कार्टून में अगर दिखाया जाता कि अगर आप किसी को मार रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो शायद वो डॉल के साथ नहीं करते. बट कार्टून्स में दिखाते थे छोटा भीम है, छोटा भीम बीट्स अप bad people and he gets rewarded. So the thing is, they are not seeing the other side of it. They are always seeing कि this particular behavior is rewarded, and वो ना usually ऐसे behaviors को, बच्चे जो होते हैं वो ऐसे usually behaviors को pick करते हैं, पकड़ते हैं जिनके ऊपर से उनको लगता है कि they are getting praised, वो नहीं उनके अलावा. सो लाइक अगर आप उनके सामने अच्छे से बिहेव करोगे, यू विल यूज़ गुड लैंग्वेज, यू विल बिहेव प्रॉपरली एंड नाइसली विद देम, पॉसिबिलिटीज़ कि वो उस बिहेवियर को कॉपी करेंगे. बट सिमिलरली अगर वो उनके सामने ऐसा बिहेवियर शो करोगे या वो ऐसे बिहेवियर को एक्सपोज्ड होंगे जो ऐसे वायलेंस को या एग्रेशन को प्रमोट करता है, सो पॉसिबिलिटीज़ कि वो डॉल एक्सपेरिमेंट जैसा ही बिहेव करने वाला है. सो दिस इज़ एन एक्चुअल रियल इमेज ऑफ व्हाट दे डिड विद द डॉल. ये उसी टाइम पे ली गई थी एंड दिस इज़ वेरी फेमस. सो दे आर बीटिंग अप द डॉल, किकिंग एंड throwing and everything, and they are just trying to do whatever they saw in the cartoons. Next we'll talk about cognitive learning. So learning can lead to changes in both what we know and how we behave, like what we see in sight learning and latent learning. इनसाइट लर्निंग होती है जो हमारे को किसी एक्सपीरियंस के बाद इंसाइट्स मिलते हैं और लेटेंट लर्निंग होती है जो हमारी एवोल्यूशनरी होती है. मतलब वी हैव इट ऑन अस सिंस आवर बर्थ. इट्स समथिंग दैट वी डिड नॉट इन्वेस्ट इनटू कॉन्शियसली, बट वी हैव इट एनीवे. सो लर्निंग जो है पर्टिकुलरली वो हमारे को हर तरीके से चेंज कर सकती है. हम क्या जानते हैं, हम किस तरीके से बिहेव करने वाले हैं, क्या हमारा एक्सपीरियंस होगा, उसे किस तरीके से परसीव करने वाले हैं. Insight learning is when you suddenly get the hang of problem and find a solution without having to mess around with trial and error.
तो अगर आपने जैसे रैट वाला एक्सपेरिमेंट याद आया आपको, तो उसमें रैट को पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर लीवर को प्रेस करने से उसको फूड मिल जाएगा, राइट। तो अब उसे पता चल गया कि ये इसकी इनसाइट लर्निंग हो गई कि इस लीवर को प्रेस करने से फूड मिल जाता है। तो अब वो अगली बार ट्रायल एंड एरर नहीं करेगा हर चीज़ को टच करके, या फिर आप किसी के बाथरूम में जाके हर स्विच को प्रेस करके नहीं देखोगे, यू विल जस्ट टर्न ऑन द एक्चुअल करेक्ट वन, जिससे आपको पता चल जाएगा, लाइट मिल जाएगी, या रैट को पता चल जाए कि वहाँ से फूड आएगा। तो आप ट्रायल एंड एरर मेथड में जो है इंगेज नहीं करोगे। So Kohler's experiment with chimpanzees showed that animals are capable of insight learning. सो कोलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजीज के साथ, जिसमें उनको पता चलता है कि नॉट जस्ट ह्यूमन विच इज़ ऑब्वियस, बट एनिमल्स आर ऑल्सो केपेबल ऑफ इनसाइट लर्निंग, दैट इज देयर capable of learning from experiences, they are able to learn from whatever चीज़ें जो उनके साथ हो रही हैं, उनको अपनी गलतियों से सीखने को आता है। A quick fix to a problem is the key feature of insight learning. जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार हम कहीं जाते हैं, सो वी डोंट नो कि हमें रास्ता कैसे कैसे ढूंढना है, बट हम दोबारा वहाँ से जाते हैं या फिर हम उस रास्ते से वापस आ रहे होते हैं, तो वी नो हमें कहाँ कहाँ से मुड़ना होता है। सो insight learning is basically fixing the problem quickly as possible, and this is the key feature of insight learning. Insight learning में there's a clear mental link between how you tackle a problem and the solution you're after. अगर आप प्रॉब्लम कोई है और सोल्यूशन कोई और ढूंढ रहे हो, तो उनके बीच में कोई लिंक इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लिंक नहीं होगा तो पॉसिबिलिटीज यू जस्ट परसुइंग रॉन्ग थिंग्स, या तो गलत प्रॉब्लम या गलत सोल्यूशन, एंड यूजुअली ऐसा होता नहीं है। So Kohler showed a way in which learning couldn't be easily explained by just conditioning. So Kohler का कहना है कि हम लर्निंग को कंडीशनिंग के हेल्प से नहीं समझा सकते। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया चिंपैंजीज के साथ, जिसमें उन्हें एक सॉल्व भी करना होता है ट्रिकी प्रॉब्लम्स को। तो ऑफ एरिया जो होता है फेंस के बाहर उन्होंने खाना रख दिया, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लगा दी, पोल्स, बॉक्सेस, गोल गोल स्फेयर्स एंड ऑल दैट। और चिंपैंजीज ने इवेंचुअली फिगर आउट कर दिया कि कैसे बॉक्स के ऊपर खड़ा होना है, फिर पोल को पकड़ना है, स्पेयर्स में से जंप करके जाना है ना, ऐसी बॉल्स थी जो उन पर बाउंस कर सकते हो आप, ताकि इवेंचुअली वो अपने फूड तक पहुंच सके। So they learn in sudden moments of realization rather than through trial and error. So basically अगर आप किसी मूवी में देखो कि कोई आदमी उसे कहीं बंद कर दिया, तो उसे एक छोटी सी विंडो दिखती है, वो इवेंचुअली फिगर आउट कर लेता है उस विंडो में से उसे कैसे पहुंचना है, सो इवन चिंपैंजीज वर एबल टू फिगर दैट आउट कि ओके हम पहले इस पे से कूद के जाएंगे, फिर हम बॉक्स पे खड़े हो जाएंगे, फिर हम पोल पे से चढ़ जाएंगे, एंड देन विल बी एबल टू क्रॉस द फेंस, और जो ऑफ एरिया है फेंस का जहाँ पे उन्होंने खाना रखा हुआ है, विल बी एबल टू गेट इट। सो इनसाइट लर्निंग इज ऑल अबाउट हैविंग दैट सडन क्लैरिटी इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग विदाउट एनी स्लो बिल्डअप। मतलब अगर हम बार बार लगाए जा रहे हैं, धीरे धीरे करे जा रहे हैं, सो दैट इज नॉट द की फीचर ऑफ इनसाइट लर्निंग। देयर इज अ प्रॉब्लम एंड अ प्रॉब्लम नीड्स एन इमीडिएट सोल्यूशन, दैट इज द की फीचर ऑफ इनसाइट लर्निंग। सो वंस दे फाउंड अ सोल्यूशन दे कुड इजीली डू इट अगेन इन अ सिमिलर सिचुएशन। अब क्या है, मान लो उन्होंने फूड लिया है, ठीक है, उन्होंने खा लिया, वापस दे आर इन द फेंस्ड एरिया चिंपैंजीज। नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन दे हैव टू गेट द फूड इन एन ऑफ एरिया जो कि फेंसेस के उस तरफ है, so they won't have to think again, they will just do it immediately because now they know the solution to the problem, right? So this kind of learning is about understanding how different actions relate to achieving goals. Now we'll talk about latent learning. So learning a new behavior that you don't show until you get a reward is called latent learning. अब बेसिकली लेटेंट लर्निंग का जो है ना तरीका, वो ये है कि हमारे, अगर इफ़ यू रिमेंबर, मैंने फ्रॉइड में पढ़ाया होगा कि हमारी बॉडी में 3 चीज़ें होती हैं, सुपर ईगो एंड इड। सो इड का जो काम होता है ना, बेसिकली वो होता है प्लेजर का, ठीक है, और ग्रेटिफिकेशन का। इमीडिएट कोई नीड आई, उसकी ग्रेटिफिकेशन हो जाए, प्लेजर मिल जाए, दैट इज द वर्क ऑफ इड। सो बेसिकली लेटेंट लर्निंग जो है, इट इज़ एसोसिएटेड विद इड, और इसीलिए हम कहते हैं ये हमारी एवोल्यूशनरीली लर्निंग होती है। हम इसको मतलब we don't unlock it unless we are threatened in a way, or it is asking us to do something. So for example, हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे अगर वहाँ पे चलान ना हो या फिर ट्रैफिक कॉप ना हो। लोकल में हम हेलमेट पहनते ही नहीं है, राइट? सो दिस इज़ बिकॉज अगर हमारे को
उसका हर्जाना नहीं भरना पड़ेगा तब तक हम करेंगे ही नहीं. सिमिलरली अगर हमारे को किसी चीज़ में, जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमें ये पता हो कि भाई हम चाहे कितना ही काम कर लें, हम पैसे इतने ही मिलने वाले हैं, सो हम अच्छा काम करेंगे ही नहीं. एंड ऑन अदर हैंड इफ़ वी आर अवेयर कि ओके द हार्डर वी वर्क द मोर मनी विल गेट, द रेजेस विल बी अकॉर्डिंगली, एंड ऑल्सो वी विल गेट प्रमोशंस एंड स्टफ. So this is something when we have learned, okay, the more you work equivalent to the harder money you will get. So this is a learning, जो new behavior है वो हमने तभी शो किया जब तक हमें reward मिला है. So Tolman did an experiment with rats and made big contributions to cognitive psychology. In Tolman's experiment, the rats figured out how to create cognitive match, which are mental images of their surroundings. So basically ये होता है कि उन्होंने mental maps बना रखे हैं ऐसे एक मेज़ जैसा है, और इस मेज़ के कहीं एंड पर उन्होंने फूड रखा हुआ है, ठीक है. सो बेसिकली रैट को यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है, और रैट यहाँ से चल चल के बहुत देर तक परेशान होकर घूमता रहता है. इवेंचुअली रैट को फूड मिल जाता है. अब रैट को वापस थोड़ी देर बाद यहाँ छोड़ देते हैं. अब रैट को जो है ना प्रॉब्लम नहीं होगी वापस से यहाँ आने में. अब थिंग इज ये तो इंस्टिंक्ट है ना कि उसे भूख लग रही है, तो यहाँ पे एड अनलॉक होगी, यू नीड समथिंग, यू हैव टू ईट समथिंग. बट नाउ द थिंग इज, next time when the rat is left outside of the maze, they will not wander here and there. उन्होंने एक मेंटल इमेज बना दी. हम आसपास के मोहल्लों की मेंटल इमेज बना लेते ना कि हमें किसी के घर जाना है तो हम दोबारा से रास्ते पे गूगल नहीं डालते, हमें इवेंचुअली पता चल जाता है वो कहाँ रहते हैं. सो दिस इज अ मेंटल इमेज जो कि सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं बल्कि एनिमल्स भी कर पाते हैं. इनको हम कॉग्निटिव मैप्स कहते हैं. नेक्स्ट इज योर वर्बल लर्निंग. सो ऑल अबाउट पिकिंग अप नॉलेज अबाउट थिंग्स एंड इवेंट्स थ्रू वर्ड्स. सो बेसिकली जैसे भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये विजुअल प्लस वर्बल है, बट अगर मैं सिर्फ आपको पीपीटी दिखाती रहूँ सो यू विल नॉट अंडरस्टैंड. सो दिस इज वर्बल लर्निंग व्हेन आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग यू थिंग्स, पिकिंग अप ऑन नॉलेज, द फैक्ट्स, द एग्जाम्पल जो मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ थ्रू वर्ड्स. वन कैन डू दिस इन डिफरेंट वेज लाइक पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग, सीरियल लर्निंग एंड फ्री रिकॉल. अब ये मैं समझाऊंगी ये सारे क्या होते हैं, but next move to the point. How well one learn verbally depends on a few things such as how meaningful the material is and how much time they put into learning it. Like for example, आप अभी 11th के स्टूडेंट और मैं भी आपको पढ़ने के लिए दूँ एक पैराग्राफ नहीं बहुत बड़ा सा ऐसे 3-4 हज़ार वर्ड्स का अबाउट द फर्स्ट वाटर सोर्स ऑन अर्थ, या फिर द फर्स्ट काइंड ऑफ डांस दैट वाज फाउंड इन इजिप्ट. सो यू विल बी लाइक व्हाई आर वी रीडिंग दिस, व्हाई डू वी हैव टू रीड दिस, इसका क्या मतलब है मेरी लाइफ से, मैं क्यों पढ़ रही हूँ, राइट. आपको मतलब मज़ा नहीं आएगा उसको पढ़ने में क्योंकि वो आपसे रिलेटेड नहीं है. अगर मैं आपसे क्लॉक्स के बारे में बात करूँ तो पहले टैप डांस करने के लिए क्लॉक्स यूज़ होते थे. सो क्लॉक्स बेसिकली लकड़ी के जूते होते हैं जो बहुत पहले यूज़ होते थे. नाउ दे आर नॉट यूज्ड एनी मोर क्योंकि उनके हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं. सो अगर मैं उनके ऊपर आपको एक बहुत बड़ा सा ऐसे पढ़ने के लिए दे दूँ, यू विल बी लाइक दिस इज जस्ट यूजलेस, दिस इज वेस्ट ऑफ माई टाइम. तो ये मटीरियल जो है ना मीनिंगफुल नहीं रहा आपके लिए. सिमिलरली अब मैंने आपको कुछ ऐसा दे दिया जिसको आपको पढ़ते ही लग रहा है कि दिस इज वेस्ट ऑफ माई टाइम, तो ऐसे ना ऊपर ऊपर फरेरा पढ़ के उसे रख दोगे, बट आपने सीखा कितना, कुछ भी नहीं. अगर मैं आपसे उसी के ऊपर अब ऐसे लिखने को दे दूँ, यू वोंट बी एबल टू राइट इट बिकॉज यू डिड नॉट पुट इन अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट. दिस इज एग्जैक्टली वॉट मैटर्स. आप उन्हीं चीज़ों में इंटरेस्टेड हो गए सुनने में, आपकी अटेंशन उन्हीं चीज़ों में जाएगी. गो बैक टू द प्रीवियस चैप्टर की जो मैंने पढ़ाया था. योर अटेंशन विल ओनली पिक थिंग्स दैट आर ऑफ रिलेवेंस टू यू, अदरवाइज यू विल बॉटलनेक जो है वो फिल्टर आउट कर देगी उस चीज़ को जो हमारे काम की नहीं है. Another big factor is category clustering. So what we do is हमारा दिमाग की ना एक latent आदत होती है हर चीज़ को cluster करने की, basically good and bad, black and white, day and night, hot and cold, right? So हम although हम किसी चीज़ में difference देख पा रहे हैं पर फिर भी उनमें ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन करने की कोशिश करते हैं सो दैट हमारी मेमोरी में रिटेंशन ईजी हो सके. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ मेडिसिन, अब मैं आपको मेडिसिन दिखा दूँ क्योंकि आप मुझे इमीडिएटली बता दोगे ये होम्योपैथिक है, ये एलोपैथिक है, और ये वाला आयुर्वेदिक है, ये है वो है. इवन दो आपने वो दवाइयाँ सारी पहली बार देखी हो बट आपने क्लस्टरिंग जो है कैटेगराइजिंग जो है दवाइयों की पहले से कर रखी है, आपके दिमाग में कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड हैं. सो दिस इज हाउ वी ऑलवेज मेक आवर ओन सब्जेक्टिव कैटेगरीज, क्योंकि ये ऐसी है, ये वैसी है, इसका इतना इफेक्टिवनेस है. सो दिस इज हाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ वर्बल लर्निंग इज कॉल्ड क्लस्टरिंग. So we will talk about now methods used in studying verbal learning.
सबसे पहले हम बात करेंगे पेड एसोसिएट्स। सो बेसिकली होता ये है कि जैसे मैं बोलती हूँ ना, डे एंड नाइट, वाइट एंड ब्लैक, सो ये सारी बेसिकली पेड एसोसिएट्स हैं। मतलब इन दोनों का एक एसोसिएशन है और एक ये दोनों पेड हैं, दिस इज पेड एसोसिएशन लर्निंग। जब मैं दो वर्ड्स के बीच में एक एसोसिएशन, दो वर्ड्स नहीं, दो इन्फॉर्मेशन के बीच में एक एसोसिएशन क्रिएट कर दूं और फिर वो एक पेयर बन जाए, सो दिस इज पेड एसोसिएट्स लर्निंग। अब जैसे मैं बात करूँ रिएक्टिविटी सीरीज की, तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज एक के बाद एक के बाद एक याद कर रखी है। अल्फ़ाबेट्स हमने एक साथ याद कर रखे हैं ना, काउंटिंग हमने 1 2 3 याद कर रखी है। हम 2 3 5 6 7 8 नहीं करते ना, मतलब 7 8 तब भी देखो मेरे मुझसे 7 8 निकल रहा है क्योंकि सीरियल लर्निंग इतनी स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज सीरियल लर्निंग, जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम एक फॉलो करते हैं। फ्री रिकॉलेज हम कुछ भी आउट ऑफ नो वेयर, विद नो एसोसिएशन, नो पैटर्न व्हाट्सोएवर जो है रिकॉल कर लेते हैं। फ्री रिकॉल इज एब्सोल्युटली फ्री फॉल, कुछ उसमें ना ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर काइंड ऑफ एनीथिंग। एंड एक्चुअली इफ यू आस्क मी, आई टेल यू देयर इज दिस, आई एम श्योर यू मस्ट हैव वॉच्ड इट। तो यूट्यूब पे ना देयर इज दिस ट्रेंड दैट वाज ट्रेंडिंग वेरी लॉन्ग टाइम अगो, जिसे कहते हैं नेवर लेट देम नो योर नेक्स्ट मूव। सो हम क्या करते हैं ना, हमारा हर मूव जो नेक्स्ट फॉलो होता है ना, हमारे पिछले वाले मूव से एसोसिएटेड होता है। सो इट इज़ वेरी हार्ड, कभी करके देखना कि हम एक्चुअली वो वीडियो में जैसे करते हैं ना, कुछ भी नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब कोई एसोसिएशन नहीं है चीज़ों के बीच में, दे आर डूइंग इनकोहेरेंटली कुछ भी। दिस इज़ एब्सोल्युटली वेरी हार्ड टू डू, क्योंकि फ्री एसोसिएशन करना या फ्री रिकॉल करना इज़ जस्ट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि हमारी बाय बर्थ टेंडेंसी होती है कॉग्निटिवली कि ऑर्गेनाइज करना या फिर कुछ उनके बीच में एसोसिएशन फॉर्म करना, एक के बाद एक करना। Next, we'll talk about determinants of verbal learning. So, verbal learning is influenced by several factors, mainly the characteristics of the verbal material. तो लेंथ ऑफ द वर्बल मटेरियल, ऑब्वियसली बात है, जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा भाई, है ना। अब अगर मैं बात रिएक्टिविटी सीरीज की जगह आपके पूरे पीरियोडिक टेबल की करने लगूँ, सो इट विल टेक यू सो मच मोर देन रिएक्टिविटी सीरीज डिड। अगर मैं बात करूँ मीनिंगफुल ऑफ द मटेरियल, तो जैसे मैंने आपको बताया क्लॉक्स और इजिप्ट का फर्स्ट डांस, अगर आप मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँ कि आप उनसे कुछ एसोसिएशन नहीं ड्रॉ कर पा रहे अपनी करंट एग्जिस्टिंग सिचुएशन से, आपको बिल्कुल यूजलेस लग रहा है, आपको कुछ मतलब नहीं लग रहा। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, कल आपका पेपर है, ओके, अब आपको स्टडी मटेरियल चाहिए ऐसा जो आपका इमीडिएट रिविजन करा दे। आप ऐसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होगे जो टाइम वेस्ट करे। सो मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Generalization and total time principle. So a set amount of time is needed to learn a fixed amount of material, no matter how many attempts are made. So अगर मैं बात करूँ कि आपने पहला चैप्टर आज, कल पेपर है, आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं और आपने पहला चैप्टर आज उठाया और आपको कल सुबह पेपर देना और रात के 9 बज रहे हैं। सो अगर आप अभी लेके बैठो, आपको क्या लगता है 15-20 मिनट में एक चैप्टर हो जाएगा? नहीं, राइट। हम जनरलाइज जितना कर रहे हैं, बट उसके बाद वी हैव टू ड्रॉ सम काइंड ऑफ एसोसिएशन या कोहेरेंस बिटवीन जो इतना टाइम उसमें एक्चुअली लगने वाला है, टाइम टेकन एंड टाइम एक्सपेक्टेड। सो हमें उनके बीच में कोहेरेंस ड्रॉ करना ज़रूरी है। आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, आप एक चैप्टर 15 मिनट में ख़त्म नहीं कर सकते अगर आपने पहली बार पढ़ने वाले उसे। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो हमारे वर्बल लर्निंग को अफेक्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन इन फ्री रिकॉल, देखो फ्री रिकॉल में भी ना हम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। सो पार्टिसिपेंट्स ऑफन रीअरेंज वर्ड्स इनटू न्यू ऑर्डर इंस्टेड ऑफ द ऑर्डर दे वर प्रेजेंटेड इन। दिस इज called category clustering, where words are from same category are remembered together. Like for example, the best example of this is dictionary. डिक्शनरी में वर्ड सारे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है कि जो नेक्स्ट वर्ड आने वाला है जिसका मतलब लिखा होगा जो पिछले वाला है उनके बीच में कोई कनेक्शन है, बट लाइक वाइज दे हैव ऑर्गेनाइज्ड इट, सो हमें भी देखने में दिक्कत ना हो और जिसने बनाई उसको भी दिक्कत ना हो। लास्ट इज इंटेंशनल वर्सेस इंसिडेंटल लर्निंग। इंटेंशनल लर्निंग होती है जो हम खुद से पढ़ने वाले। अब देखो जो हम खुद से पढ़ेंगे उसके लिए हमारी मोटिवेशन कंसिडरिंगली हाई होगी, क्योंकि भाई कल पेपर है। अब कल पेपर है तो अब तुम्हारी इंटेंशन तो पढ़ने की होनी चाहिए ना, कि हम पेपर देंगे तो हमें पढ़ने के लिए आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए पेपर में क्या क्या लिख के आना है। लाइक वाइज अगर मैं इंसिडेंटली तुम्हें बैठा दूँ पढ़ाने के लिए, चलो चैप्टर 1 तुम्हारे गलती से हाथ लग गया, तो तुम इतना यू वोंट शो अ लॉट ऑफ इंक्लाइन टूवर्ड्स इट। तो बेसिकली इंटेंशनल और इंसिडेंटल लर्निंग में भी बहुत सारी चीज़ें जो है मैटर करती है, क्योंकि मोटिवेशन इज़ अ वेरी बिग फैक्टर इन लर्निंग, कि आप कितनी मोटिवेशन दिखाने वाले हो। आपकी मोटिवेशन लो है तो यू वोंट बी एबल टू पार्टेक अ लॉट ऑफ लर्निंग। सो पार्टिसिपेंट्स माइट पिक अप ऑन फीचर्स लाइक राइमिंग, स्टार्टिंग लेटर्स और वाल सिमिलैरिटीज विदाउट इवन ट्राइंग। जैसे कहते हैं ना, इटालियन लैंग्वेज जो है इट इज़ वेरी रिदमिक,
द रीज़न इट्स रिदमिक इज बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वाल्स इन इट. तो हम ऐसी चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं. सी वी आर अट्रैक्टेड टू सच लैंग्वेजेस, वी आर नॉट अट्रैक्टेड टू लैंग्वेजेस लाइक जर्मन, बिकॉज जर्मन में देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ वाल्स दैट आर यूज्ड. खैर, incidental and intentional learning का I have explained you a very good example. You can use it in your exams. Now we will talk about skill. So a skill is defined as the ability to perform some complex tasks smoothly and efficiently. For example, driving a car, paragliding, swimming. Skill consists a chain of perceptual motor responses और एज अ सीक्वेंस ऑफ एस आर एसोसिएशन. एस आर एसोसिएशन अब तुम आगे भी पढ़ोगे तो मैं बता देती हूँ. एस मतलब स्टिमुलस एंड आर मतलब रिस्पॉन्स. सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस बिट फर्स्ट. सो बेसिकली स्किल कहते हैं ना, ओह तुम स्किल्ड नहीं हो, मैं तो बड़ा स्किल्ड हूँ. सो बेसिकली व्हाट मीन्स इट कि एक पॉइंट के टाइम के बाद ना हम एक चीज़ को इतना एफिशिएंटली कर लेते हैं एफर्टलेसली कि वो चीज़ का प्रोडक्ट जो है, उसका आउटकम जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है. बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो एबल टू डू इट एफर्टलेसली, बिना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को खाना बनाना आता है तो उसको खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा. बट सिमिलरली अगर किसी को खाना बनाना नहीं आता है, रोटी बनानी नहीं आती, वो बहुत देर तक रोटियों में लगा रहेगा, उससे पहले आटा ही मलना नहीं आएगा. दे वोंट बी एबल टू मेक अ गुड कंसिस्टेंसी ऑफ the flour and the water, so they won't be able to make a proper dough. So according to FITS, skill learning develops in 3 stages. सबसे पहले कॉग्निटिव, जिसमें हम familiar होते हैं, मेमोराइज करते हैं इंस्ट्रक्शन से. तो चलो अब आटा बनाना सीखते हैं आज. सो सबसे पहले हमने एक परात ली जिसमें हम आटा गूँथेंगे, और हमने उसमें, जो तुम्हें आटा बनाना तो पता ही ना कितना ईजी होता है, आटा डालो, पानी डालो, मलते रहो. तो ये तुम्हें कॉग्निटिव फेज है. एसोसिएटिव फेज, जहाँ पे तुमने और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज डाले, तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या किया, अब तुम सारा आटा एक साथ और सारा पानी एक साथ डाल दोगे, यू गोइंग टू मेक अ मेस. सो बेसिकली यहाँ पे और डिफरेंट सेंसरी इनपुट्स जो है, जो कि धीरे धीरे पानी डालो उनको, पहले थोड़ा पानी डालो, फिर सारे को गूँथो, फिर और पानी डालो, फिर गूँथो. सो बेसिकली दिस इज अनदर एसोसिएटिव फेज. इवेंचुअली जब तुम यहाँ पे फिगर आउट कर लोगे कि कितना पानी कितने में डालना है, उसको कैसे मलना है, फिर कितनी बार पानी डालना है, फिर कितना मलना है, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम टेकन नीचे आ जाएगा. और जो तुम्हारे सक्सेसफुल अटेम्प्ट हैं वो ऊपर आ जाएंगे. तो तुम जब पहली बार आटा बनाओगे, यू गोइंग टू मेक अ मेस. आई एम गारंटीइंग यू, क्योंकि इट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू मेक आटा एक्चुअली, अगर हाथ से बना रहे हो तो. बिकॉज इवन इफ यू मेकिंग इट विद वो जो इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है, इसमें यू वोंट नो द अमाउंट ऑफ वाटर यू पुट इन द अमाउंट ऑफ आटा दैट यू मेकिंग. सो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि इतने आटे में इतना पानी लगता है, और उसे कैसे कैसे डालना है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू विल लर्न आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. तो जब टाइम टेकन कम होने लगता है तो सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स खुद रिड्यूस इंक्रीज हो जाते हैं. अब आता है ऑटोनोमस फेज, जहाँ पे अटेंशनल डिमांड की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम अपने आप अपने काम में ना लगे रहते हैं, एक्सपर्टीज आ जाती है बेसिकली. अब यहाँ पे आ जाती है आपकी स्किल्ड, जो कहते हैं ना आई एम स्किल्ड इन दिस. सो बेसिकली अगर तुम आटा बनाओगे, तुम बिल्कुल ऐसे केयरफुल होके बनाओगे, और अगर तुम्हारी मम्मी बना रही है, वो फ़ोन पे लगे लगे बात करते करते आटा बना देती है. सो बिकॉज शी इज स्किल्ड इन इट एंड यू आर नॉट. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट ड्राइविंग अ मैनुअल कार, सो अगर किसी आदमी को ड्राइव करना नहीं आता मैनुअल कार, या दे स्टिल लर्निंग, तो वो नीचे देख के गियर बदलेंगे, कई बार वो क्लच नहीं दबा पाएंगे, ब्रेक दबाएंगे तो क्लच छोड़ देंगे, एंड ऑल दैट स्टफ हैपेंस. तो उनकी गाड़ी बार बार बंद होती रहेगी. बट इफ समबडी इज़ अवेयर ऑफ हाउ टू ड्राइव अ कार, उन्हें काफ़ी टाइम हो चुका है ड्राइव करते करते, वो गाड़ी चलाते चलाते, मैनुअल गाड़ी चलाते चलाते, दे कैन इवन टॉक ऑन अ कॉल, दे आर एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स. सो दिस इज ऑटोनोमस फेज, जहाँ पे अटेंशन जो है उस पर्टिकुलर टास्क में लगाए बिना भी पीपल आर एबल टू गेट wonderful results. Now talk about factors facilitating learning. So control versus partial reinforcement. You get a reward every time you do what's asked, which means you'll keep doing it a lot. But if the reward stops, you'll soon stop doing it, and the things you learn will fade away quickly. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर रैट में अगर उसको हर बार खाना मिल रहा था, वो बार बार खाने को पाने के लिए वो उस लीवर को प्रेस करेगा. बट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम जब उसको लगेगा कि यार मैं बार बार लीवर प्रेस करूँ और खाना आ ही नहीं रहा, तब वो उस लीवर को प्रेस नहीं करेगा. दे विल फाइंड न्यू वेज जिससे उन्हें खाना मिल सके.
बट दे आर नॉट गोइंग टू प्रेस द लीवर नाउ बिकॉज दे आर श्योर, मतलब वो श्योर थिंग हो चुकी है अब क्या उस लीवर में प्रेस करने के बाद खाना नहीं आने वाला है. सो ये जो यहाँ पे लर्निंग थी वो फेड हो जाएगी. तो हमें पार्शियल री और कंट्रोल री में डिफरेंस समझना पड़ेगा कि जब री होती रहती है तो लर्निंग होती रहती है. जब री फेड हो जाती है, पार्शियली दी जाती है कभी 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 और इवेंचुअली फेड हो जाती है, सो लर्निंग भी फेड हो जाती है. तो इसमें होता ये क्या है कि कंसिस्टेंटली आपको ना रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता. जैसे फॉर एग्जांपल कभी मिल गया कभी नहीं मिल, जैसे अगर आप कभी गुड़गांव गए हो तो भाई वो गुड़गांव कितनी देर में पहुंचोगे इज़ अ पार्शियल रीइंफोर्समेंट, आपको नहीं पता. ठीक है, आपको किसी दिन तो गुड़गांव मतलब दिल्ली से पहुंचने में, से आप सेंट्रल में हो तो वहाँ से आपको 40 मिनट भी लग सकते हैं और किसी दिन आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं. बारिश होगी तो भगवान मालिक है, राइट. सो दैट काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि यू डोंट नो वहाँ पे sometimes you're going to get rewarded, going to get there very early, but sometimes you're not going to reach there early. So this is a partial reinforcement. होगा क्या कि अब आपको कोई फिक्स टाइम नहीं पता कि गुड़गांव कितनी देर में पहुंचने वाले हैं. So this can lead to high response rates, especially with ratio enforcement, making it too tough to tell when reinforcement is actually happening or not. हम कभी नहीं बता पाएंगे कि अगर इफ पर से मैं कहूँ कभी चलान हो रहा है किसी आदमी का, कभी नहीं हो पा रहा, तो मैं कभी ये नहीं कह पाऊंगी कि इंडिया का व्हीकल या फिर ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेशन सिस्टम कैसा है, क्योंकि कभी मेरा चलान हो रहा है कभी नहीं हो रहा. रूल्स तो मैं हमेशा ब्रेक कर रही हूँ. तो बेसिकली रीइंफोर्समेंट जो है ना, नेगेटिव या पॉजिटिव, इट हैज़ टू हैपन रेगुलरली. अगर वो पार्शियली हो रहा है तो हम उसके बारे में एक श्योर थिंग नहीं बना पाएंगे. बट इससे एक फ़ायदा ये होता है कि हमारी लर्निंग जो है वो फेड नहीं हो रही है, बट वो प्रॉपरली इंक्रीज भी नहीं हो रही है, वो बस ऊपर नीचे चल रही है. Now we will talk about partial reinforcement effect. So behaviors learned with partial reinforcement are tougher to get rid of compared to those learned with continuous reinforcement. Now the thing is hope. Let's talk about this. अब मैं इसका एग्जाम्पल एक बहुत रिलेटेबल तरीके से देती हूँ. एक आपका कोई क्रश है, ओके. अब आपको उस आदमी में इंटरेस्ट है और उसको आप में इंटरेस्ट है, ये बात अभी आपको पता है, तो आप उससे बात कर रहे हो, वो आपसे बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट. एक पॉइंट के बाद क्या होता है, वो हॉट एंड कोल्ड हो जाता है. हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन वही होता है जिसको हम पार्शियल रीइंफोर्समेंट कहते हैं साइकोलॉजिकली, कि बेसिकली अब कभी बात हो रही है कभी नहीं हो रही है, कभी मतलब इंटरेस्ट आ रहा है उसको, कभी नहीं आ रहा है. अब आप किसी दिन तो कहोगे दिस गाय इज नॉट इंटरेस्टेड, दिस गर्ल इज नॉट इंटरेस्टेड, ये तो घोस्ट कर रही है, एंड यू लीव देम. बट जब वो आपसे बात कर लेंगी तो आपको लगेगा ओ शी इज इंटरेस्टेड, तो नो यू विल कम बैक. ठीक है, इसे ब्रेड क्रम्बिंग भी कहते हैं. आप जा रहे हो और आपको वापस ला रहे हैं वो, फिर आप चले जाते हो, फिर आप वापस आ रहे हो. सो बेसिकली आपको कोई पर्टिकुलरली पता नहीं चल रहा है कि व्हेन टू लीव एंड व्हेन टू स्टे. सिमिलरली अगर ये सिचुएशन होती मतलब कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट की, जहाँ वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एक पॉइंट के बाद आपको लगता है ओ गॉड दिस पर्सन इज नॉट अ मैच, मैं कंपैटिबल नहीं हूँ, देन इट इज़ ईजियर फॉर यू टू वॉक अवे. बट आप वहाँ तक पहुँचे, आपको पता तब चला जब कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट हुआ. तो जब कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट होता है उसमें डिक्लाइनिंग ऑफ बिहेवियर का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है इन कंपैरिजन टू जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट है, बिकॉज समटाइम्स यू आर गेटिंग द रीइंफोर्समेंट, समटाइम्स यू आर नॉट, राइट. सिमिलरली गुड़गांव में कभी ट्रैफिक मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, बट आप कभी ये नहीं कहोगे, मतलब आपको उम्मीद हमेशा यही रहेगी कि क्या पता आज हम जल्दी पहुंच जाए. सो नाउ विल टॉक अबाउट मैंने बोला था मोटिवेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग टू. सो जिस चीज़ को मैं पहले हिंट करी थी, नाउ विल टॉक अबाउट इट हियर. So motivation is a psychological and physical state that gets people moving towards meeting their needs. Crucial for learning because it gives individual the drive to chase their goals until they've got what they need. Like for example, आज जैसे मैं हूँ, I have finished my bachelor, so now I'm looking for a job या फिर I'm looking for हायर स्टडीज़. तो बेसिकली आई एम मोटिवेटेड टूवर्ड्स दैट. अभी आप 11th में हो तो आप मोटिवेटेड हो अपने 11th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में. कोई बच्चा 10th में है तो अपने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहता है. सिमिलरली अगर कोई 30-year-old है तो ही इज़ ट्राइंग टू बाय अ हाउस. सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स पीपल आर एक्सपेक्टिंग एट डिफरेंट प्लेसेस इन देयर लाइफ्स, एंड उसको पाने के लिए एक साइकोलॉजिकल फिजिकल स्टेट है ना. साइकोलॉजिकल स्टेट इज फॉर एग्जांपल आपका कल पेपर है तो आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या हो गई, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी फोकस्ड, बिल्कुल
पेपर है, कल पढ़ना है एंड ऑल दैट स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होगी, आप बैठे हो, आप पढ़ रहे हो, आप आपको ना फिटीग फील नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन है, आपको बहुत ज़्यादा अराउजल आ रही है इस वक्त, क्योंकि कल पेपर है। सिमिलरली अगर कल पेपर नहीं होगा तो आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएंगी। अब आपकी प्रायोरिटी पेपर नहीं है, क्योंकि अब आपकी वो नीड नहीं है पेपर में स्कोर करना। अब आपको क्या होगा, ओके फाइन, लेट्स चेक आउट दिस न्यू नेटफ्लिक्स सीरीज, ब्ला ब्ला ब्ला। सो यू विल ऑलवेज चेज थिंग्स जिसकी आपको उस वक्त ज़रूरत होगी, विल नेवर चेज थिंग्स जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं होगी, या फिर आपको नहीं लगेगा कि वो किसी तरीके से आपको थ्रेट, डेंजर या हार्म में डाल रही है। ओके, so readiness for learning is basically different species have different sensory skills and abilities to learn. The idea of preparedness indicates that creatures can pick up associations they are genetically inclined towards more easily. Like for example, अगर मैं बात करती हूँ यू नो ऑल दोज कलरफुल थिंग्स, यू नो कलरफुल स्नेक्स, कलरफुल फ्रॉग्स एंड ऑल दैट, दे आर वेरी वेरी पॉइजनस, राइट। तो अब हमारे को कलरफुल चीज़ें जो हैं हमें उनको टच करने की आदत होती है, या फिर हम उनसे डरते हैं, यू नो ऑल दैट थिंग, तो हम उन्हें टच नहीं करते। अगर आप कभी रेप्टाइल्स की स्किन देखोगे ना, तो ओवर द टाइम हमारी यू नो हमारी एवोल्यूशनरी लर्निंग ऐसी हो गई है कि हमें उनके स्किन का टेक्सचर जो है ना इक देता है, मतलब मुझे तो देता है, आई नो दिस इज़ अ फोबिया बेसिकली। सो बेसिकली ऐसे लोगों को ना एक होती है उनके टेक्सचर से, दे डोंट लाइक द स्केली स्किन, द स्पॉट्स एंड ऑल दैट। सो दिस इज बिकॉज जन्मों जन्मों में, पुश्तों पुश्तों में, पहले पहले यू नो हमारे एंसेस्टर्स को इन जानवरों से थ्रेट था, वो इन जानवरों से डरते थे। ये जो फियर है ये हमें जेनेटिकली, एवोल्यूशनरली पास ऑन हुआ है। तो आज भी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वाई वी फियर स्नेक्स या वाई वी फियर यू नो स्पॉटी स्पॉटी स्किन वाले एनिमल्स, बिकॉज वी डोंट नो बट वी डू फियर देम। देयर इज दिस थिंग कॉल, मैं गूगल मत करना, मैं पहले बता रही हूँ, ट्राइपोफोबिया, जो बेसिकली होता है, ट्राइपोफोबिया कहते हैं, ट्रायोफोबिया, जिसमें 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 ना बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स जहाँ पे एक साथ इकट्ठे होते हैं ना, हमें उसको देख के ये होता है, मिचमिची आती है बेसिकली। मैं उसके बारे में सोचना प्रेफर नहीं करती, बट इट्स अ फोबिया। सो बेसिकली दिस इज एन एवोल्यूशनरी थिंग, वी हैव लर्नड ओवर ईयर्स हाउ टू बी स्कैर्ड ऑफ थिंग्स जो हमें पोटेंशियली हार्म दे सकें। अब ज़रूरी नहीं है हर वो चीज़ जिसमें छोटे छोटे डॉट्स ऐसे हों, या फिर हर वो एनिमल जिसपे ऐसी स्केली स्किन हो, वो यू नो इट्स dangerous for us, but this is how we have learned, this is the idea of preparedness we have learned, this is genetically passed on to us कि आने वाले टाइम में जो लोग पहले डरते थे, जिनसे जिनको हार्म हुआ है इनसे, हमें हार्म ना हो, हमारा सर्वाइवल मेंटेन रहे। और मैं पहले ही बता रही हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है टाइपोफोबिया गूगल नहीं करना, अदरवाइज आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ट्रिगर वार्निंग दे चुकी हूँ मैं। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटीज। So, learning disability is a broad term that covers a range of disorders, making it tough for kids to pick up skills in reading, writing, speaking, reasoning, and maths. These struggles are a part of child themselves. Now, obviously, not everybody is good at all of these things एक साथ, but अगर किसी इंसान को इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, कंटिन्यूसली आ रही है, सो दिस मीन्स कि कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर जैसे आपने आई एम श्योर तारे ज़मीन पर तो सबने देखी होगी, तो अगर उसमें एक सीन था जिसमें ईशान नंदकिशोर अवस्थी जो बच्चा था ईशू, उसकी नोटबुक में वो कई जगह बी को ऐसे लिख रहा है, कई जगह ऐसे लिख रहा है, कई जगह डी को ऐसे लिख रहा है, फिर डी को ऐसे लिख रहा है, ई को ऐसे लिख रहा है, यू नो ही इज राइटिंग थिंग्स डिब्रशली, ही इज नॉट एबल टू डू मेंटल मैथ्स। अरे वो मैथ्स वाला सीन तो सबको याद होगा, जहाँ पे वो अर्थ और पता नहीं कौन से एक और प्लानट की लड़ाई कराता है, 3 × 9 = 3, प्लूटो और अर्थ की लड़ाई करा देता है बेसिकली। सो दे आर नॉट एबल टू कीप अप विद द रीजनिंग एज जो होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस तरह की रीजनिंग, जो IQ हम एक 6 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, दे आर नॉट एबल टू कीप अप, एंड दिस इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ चाइल्ड। सो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई भी है, यहाँ पे कुछ भी लिखता है, यू नो कुछ भी -7000, ही इज़ नॉट एबल टू डू मैथ्स, उसकी रीजनिंग अच्छी नहीं है, दे आर नॉट एबल टू डू इट। The main cause of learning disability is linked to problem in the central nervous system, CNS, and they can happen alongside physical disabilities, sensory issues, or intellectual disabilities, or even on their own. Now, sometimes they are genetic, sometimes they are passed on,
sometimes they are an outcome of some other disorder जिसकी वजह से दे आर फेसिंग सच प्रॉब्लम्स. कई बार वो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, कई बार वो सेंसरी इश्यूज होते हैं, कई बार वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती हैं. देयर आर प्लेथोरा ऑफ थिंग्स, बट मेजॉरिटी प्रॉब्लम ये आती है कि वो बेसिकली कहाँ किस वक्त खड़े होना है, कैसे बिहेव करना है, किस तरह से लिखना है. दे आर नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स. So yes, learning disabilities can be treated, not treated completely. Their symptoms can be milded, and matlab they're manageable. These people with learning disabilities are trained differently, and they are employable. So ऐसा नहीं है कि lost case है या lost hope वाली चीज़ है. They are very much okay. It's just that they have to be taught in a different way. So symptoms of learning disability. These are symptoms of learning disability. सबसे पहले हम बात करेंगे writing letters, words and phrases, reading text aloud and speaking can be tough for people with learning disability. जैसे मुझे याद है, मुझे स्कूल में पढ़ना बहुत पसंद था, एंड हमारे यहाँ ना ऐसे होता था कि जितने बच्चों की रोज़ बनी होती थी सब एक एक करके ऐसे रीड करते थे. कुछ बच्चे थे जो अच्छे से रीड करते थे, कुछ जो थे उन्हें पता ही नहीं होता था वो कहाँ से रीड करने वाला. वो खड़े होके बस ऐसे ना, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे राइटिंग लेटर्स पढ़ने तो राइटिंग ऐसे करते रहते थे. दे आर नॉट एबल टू read out loud. So I'm not saying उनको कुछ problem थी, I'm not coming to that conclusion, but this is something that they have problem doing with. They are not able to read out loud, they are not able to make sense of it in their head. उन्हें comprehension में basically जो है problem होती है. Kids with learning disabilities often have attention issues. उनकी attention span जो होती है बहुत छोटी होती है. ADHD. वैसे तो मैं सच बताऊँ ना, आजकल हर किसी को attention issue है. आप जो ये रील्स और यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हो, इससे मुझे लगता है सबको अटेंशन प्रॉब्लम्स है, बट इनकी अटेंशन स्पैन तो एक फ्लाई जितनी होती है. मतलब अभी दे आर लुकिंग हेयर, अचानक से दे लुक हेयर, वो जो कुछ बोल रहे होते हैं उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है. दे आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग वन टाइम एंड दे आर स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट द नेक्स्ट इमीडिएटली आफ्टर. तो उन्होंने जो पहले बोला और जब बोल रहे और जब दोबारा बोलने वाले हैं उसके बीच में कोई जो सुन रहा है उसको कोई सेंस ड्रॉ करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि अटेंशन उसकी पुअर है बट सामने वाले की नहीं है. सो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो कहना क्या चाहता है, वो एक चीज़ पे टिक नहीं पाते. सो कॉमन साइंस इंक्लूड पुअर स्पेशल अवेयरनेस एंड अ लिमिटेड सेंस ऑफ टाइम. वो उठेंगे उन्हें लगेगा सुबह हो रही है, आज कोई और सा दिन है, कोई सा महीना चल रहा है. स्पेशल अवेयरनेस मतलब हो गया जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उनके ऊपर एक बॉल फेंकूँ या फ्लाइंग डिस्क डालूँ. फ्लाइंग डिस्क तो सबको कैच करने में दिक्कत होती है, बट मैं चलो बॉल फेंकती हूँ. सो उन्हें पता नहीं होगा किस जगह खड़े होना है. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह बॉल लैंड करेगी, उन्हें कैसे हाथ ऊपर करने हैं, वो बॉल गिर भी जाएगी और वो देखते रहेंगे. सो लिमिटेड मैनुअल डेक्सटेरिटी एंड पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन आर ऑल्सो क्वाइट कॉमन. मतलब कटोरी में यहाँ खाना खाना है बट वो इधर चम्मच लाते रहेंगे. सो दिस इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम कि उनकी मोटर कोऑर्डिनेशन जो है वो सही नहीं है. जैसे अगर मैं बॉल फेंक रही हूँ तो हमें पता है ना बॉल अब ऐसे गिरी है, हमें हाथ ऊपर करना चाहिए और फिर हमारे हाथ में कैच हो जाएगी, बट वो उनके साथ नहीं हो पाएगा. दीज कीज फाइंड इट हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो वर्बल इंस्ट्रक्शन. जैसे जैसे आप तारे ज़मीन पर मूवी देख लो ना, आपको सब क्लियर हो जाएगा. उसमें जैसे उस बच्चे को बोलते हैं ओपन पेज 74 ऑफ चैप्टर 5, रीड पैसेज 3 एंड लाइन 2. सो उन्हें ये समझ नहीं आएगा. ये वर्बल इंस्ट्रक्शन दे नॉट बी एबल टू गेट इट. दे माइट हैव ट्रबल टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंडली एंड इनडिफरेंट क्लासमेट्स, क्योंकि उनके इंटेलेक्चुअल क्यूज जो है वो वीक होते हैं. उनकी सोशल अंडरस्टैंडिंग भी वीक होती है. सो उन्हें कभी समझ नहीं आएगा कि मतलब जैसे कोई आदमी फ्रेंडली है, कोई उन्हें इग्नोर कर रहा है, कोई उनसे बात करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, दे विल नॉट अंडरस्टैंड इट. वो पार्क में जाएंगे, उन्हें लगता है कि मतलब या तो किसी से बात नहीं करेंगे या फिर सबसे बात करने की कोशिश करेंगे. उन्हें समझ नहीं आएगा इफ समबडी इज ओपन टू टॉकिंग टू देम. द स्ट्रगल टू ग्रैस्प नॉर्मल कम्युनिकेशन. जैसे कि मैंने बोला उनके सोशल स्किल्स बहुत पुअर होते हैं. अब जैसे हम हर चीज़ मुंह से नहीं बोलते, हमारी आंखें भी कुछ कुछ चीज़ें कहती हैं, हमारे माइक्रो एक्सप्रेशंस कुछ चीज़ें कहती हैं, जब नॉन वर्बल क्यूज कहते हैं, उन्हें वो नॉन वर्बल क्यूज भी समझ नहीं आते. सो परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स आर ऑफन सीन इन चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज. अब परसेप्चुअल डिसऑर्डर मतलब उन्हें परसीव करने में दिक्कत होती है, परसेप्शन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है. और ये जो है ये उन बच्चों में जिनके साथ लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, ये डिसऑर्डर उनमें अक्सर पाया जाता है. ये इसकी कोमॉर्बिडिटी है. सो डिसलेक्सिया इज़ अ कॉमन कंडीशन अमंग इंडिविजुअल्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी. ये कॉमन है और ये मैनेजेबल है और ऐसे लोगों को हम ट्रेन कर सकते हैं. दे कैन बी टॉट, दे कैन बी गिवन सम काइंड ऑफ नॉलेज एंड दे कैन वर्क जस्ट फाइन.
इसको ऐसे ही नहीं देखना चाहिए कि दैट दे आर आउटकास्ट और समथिंग, उनके साथ हो कितनी बड़ी दिक्कत है, इट्स जस्ट डिफरेंट. सो जैसे अभी तुम पढ़ सकते हो डिसलेक्सिया लिखा है, राइट, बट सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे किसी बच्चे को जिसको डिसलेक्सिया हो उसको यहाँ पे खड़ा करके लिखूँ, बोलूँ कि क्या लिखा है, उसको समझ नहीं आएगा. So now we'll talk about learning curve, which is one of my favorite topics from this chapter. So learning curve is a graphic representation that shows how performance improves over time as someone learns. अब हम एग्जाम्पल लेंगे ड्राइविंग अ कार. ओके, सो आपने ड्राइवर स्कूल में फ़ोन किया, आपने बोला कि मुझे गाड़ी चलाना सीखना है. अब उन्होंने कहा ठीक है भाई, उन्होंने somebody was sent, आपने चलाना सीखा और आपने यहाँ तक चलाना सीख लिया, यानी आपने 3rd गियर तक गाड़ी चलानी सीख ली. ओके, अब आपने क्या करा, आपने गाड़ी चलाना छोड़ दिया क्योंकि आपके एग्जाम्स आ गए, आप कहीं चले गए, आपने 1 महीना कुछ नहीं किया. तो अभी आपने धीरे धीरे सीखा गाड़ी ऑन कैसे करते हैं, एक्सेलरेट कैसे करते हैं, ब्रेक कैसे लगाते हैं, गियर कैसे शिफ्ट करते हैं, वाइपर्स कैसे ऑन होते हैं, लाइट कैसे ऑन होती है, गाड़ी ऑफ कैसे करते हैं. अब आपने 3rd गियर तक आके सीख लिया. अब आपने गाड़ी चलाना छोड़ दिया ना, अब यहाँ पे प्लेटू कहते हैं इसको ना. जब आप दोबारा गाड़ी चलाना सीखोगे तो आप यहाँ से शुरू नहीं करोगे, नो, यू वोंट स्टार्ट हियर, धीरे 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 फिर से सीख रहे. यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स, सो नाउ यू विल go here exactly like this and then you will start like this. अब आपने बहुत दिन छोड़ दिया, you're out of practice, तब यहाँ पे आप हो गए हो out of practice, but still you're not going to lose momentum अगर आप continuously करते हो, because again motivation is a big factor. तो आपकी performance टाइम के साथ improve हो जाएगी. अब आपको धीरे धीरे आ गए और अब आप 4th गियर तक पहुँच गए. बहुत बढ़िया जी, 4th गियर तक आ गए. यहाँ पे आपने रिवर्स पार्किंग वगैरह सब सीख लिया एंड ऑल दैट स्टफ. अब आपको आगे गाड़ी पूरी तरह चलानी है और अब आप हाईवे पे, फ्रीवे पे कहीं भी चला सकते हो. नाउ अगर अब आप यहाँ पे गाड़ी चलाने वाले इंस्ट्रक्टर को कहते हो कि जी बाय, तब आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि अब आप गाड़ी चलाने का लर्निंग कर्व पूरा सीख गए हो. नाउ थिंग्स आर नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक दिस, दे आर नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक दिस और लाइक दिस. It's going to be a curve and it's never going to be same. You will always hit a place जहाँ पे they are taking off very nicely. फिर आपको लगेगा कि अब आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गए हो, कुछ सीखने नहीं आ रहा है, और फिर दोबारा से यू विल टेक पीक प्रोफिशिएंसी एंड यू विल स्टार्ट लर्निंग. और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे यू वुड हैव लर्नड इट ऑल. So driving a car, you will, even if you stop in between, you will not start again from 0. You will rather start from 13 or 12 if you stopped at 15. So thank you for watching this chapter ka one shot. It's just the beginning. Stay tuned, subscribe us for more and download our app. Link is in description to get the PDFs and ask your doubt in the comment section. I will be very happy to answer. Thank you so much.